यस। सो थर्मोडाइनेमिक्स, पर्टिकुलरली क्लास 11 में थर्मोडाइनेमिक्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। ओके। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फिजिक्स में जो थर्मोडाइनेमिक्स है मोर और लेस सेम है। हाँ, बहुत सारी जो साइन कन्वेंशन है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंट यूज होती है। अदरवाइज चैप्टर ऑलमोस्ट सेम जैसा है। यहाँ पर भी थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, थर्मोडाइनेमिक्स का जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट, इंटरनल एनर्जी, वही सब चीजें हैं जो हमने केमिस्ट्री में थर्मोडाइनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ी। केमिस्ट्री में हमने पर्टिकुलरली ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। जो डाउट है दैट इज कार्नोट एंजिन। ओके, तो डायरेक्टली हम अभी वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड जो डाउट है वो पहले सॉल्व कर ले। और ये सब हमें पता ही है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सब कुछ हमें पता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं कार्नोट एंजिन। बुक में से ही पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली एक ही थियरी का डाउट्स है, सो आई हैव नॉट मेड दी नोट्स। ओके, अभी 12th में जो हमारी कंटिन्यू, जैसे हमने पहले भी नोट्स मैंने भेजी थी वैसे तो कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन ये बुक में से पढ़ लो। सबसे पहले कार्नोट एंजिन, तो सबसे पहले ये वर्ड क्या है? वर्ड कार्नोट साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम है सादी कार्नोट। शादी मतलब शादी वाला शादी नहीं, ऐसे दिया है सादी कार्नोट, कार्नोट सरनेम है। तो सादी कार्नोट साइंटिस्ट का नाम है। और एंजिन, एंजिन मतलब क्या? एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछे तुमसे कि व्हाट इज एंजिन, सो एंजिन मींस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी का अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो ये इंजन जो कार्नोट ने यूज किया था वो इंजन क्या था? तो वो हीट एनर्जी का वर्क एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा था। ओके, इंजन इज नथिंग बट अ डिवाइस। इंजन सिर्फ एक डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कौन से फॉर्म में थी? हीट के फॉर्म में, वो दूसरे फॉर्म में दे दिया। कौन से फॉर्म में? से वर्क के फॉर्म में, तो उसे हमने बोल दिया इंजन। तो एक सिंपल डिवाइस है। जैसे कि ये फैन है, तो फैन क्या कर रहा है? वो भी देखो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और उसने उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में। घूम रहा है ना, तो रोटेशनल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो इंजन इज ऑल्सो दैट। ओके, लेकिन इंजन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे रहे, अभी तो दे रहे हैं वो भी, जैसे कि सोलर बैटरी वाले नहीं हमारे व्हीकल्स आ गए हैं, तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन वर्डिंग समझ में आ गया, थियरी में हम क्या समझने वाले हैं। कार्नोट साइंटिस्ट का नाम है और पर्टिकुलरली उसने जो कंसेप्ट वाइज इंजन डिस्कस किया है और उसने जो एफिशिएंसी दी है दैट इज कार्नोट इंजन। इंजन इज नथिंग बट अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू वर्क एनर्जी। ओके, एनर्जी तो है ही, लेकिन हीट एंड वर्क आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो हमने पढ़ लिया था। तो ये जो डिवाइस है जो हीट एनर्जी का वर्क एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा है उसी को हम इंजन बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल दे समझने के लिए, तो तुम्हारी बाइक और मोपेड, तो उसमें हीट एनर्जी का वर्क एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। कैसे? जैसे तुमने गाड़ी में पेट्रोल डाला, गाड़ी में पेट्रोल डाला, पेट्रोल में हीट एनर्जी है। वो हीट एनर्जी बाहर कब निकलेगी? जब हम पेट्रोल को जलाएंगे। जैसे वुड में भी हीट एनर्जी, सब में हीट एनर्जी है। किसी को भी जलाएंगे तो दो चीजें, कंबशन होगा तो दो चीजें तो ऑलवेज प्रोड्यूस होगी। कौन कौन सी दो चीजें? हीट एंड लाइट। ओके, कोई भी चीज को अगर हम जलाएंगे, कोई भी चीज को, तो थोड़ी प्रोड्यूस तो होगी। तुम अगरबत्ती भी जलाओ, ओके, तो भी हीट भी प्रोड्यूस होगी और थोड़ी बहुत लाइट भी प्रोड्यूस होगी। तो वुड है, उसमें भी एनर्जी है। सभी चीज को हम एज अ फ्यूल भी कंसिडर कर सकते हैं, हम जला के उसको यूज कर सकते हैं। सो पर्टिकुलरली जो हीट होगी पेट्रोल में, तो पेट्रोल हमने डाला, उसमें हीट एनर्जी है, तो उसको हमने कंबशन कर दिया तो उसका एक्सपांशन हो गया। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना और कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होना। ये सब बातें हमें पता है। तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और उसके वॉल्यूम इंक्रीज से वो पिस्टन का वो इक्विपमेंट अंदर वर्क किया और उसने एक्सटर्नल वर्क दे दिया। एक्सटर्नल वर्क मतलब हमारी गाड़ी, हमारा व्हीकल आगे मूव हो गया। तो हमने हीट एनर्जी का यूज किया आगे मूव होने में, मतलब लीनियर मोशन में, और से मैकेनिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन कर दिया। ओके, सो वही हमारा सिंपल, तुम्हारी बाइक ले लो, मोपेड ले लो, तो वो एग्जांपल है किसका? इंजन का, नॉट कार्नोट इंजन, इंजन का एग्जांपल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारी जो नॉर्मल इंजन है वो और कार्नोट इंजन? ओके, तो वो सब भी हम देखेंगे। कार्नोट एकदम स्टैंडर्डाइज्ड इंजन है, मतलब उससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की हो सकती नहीं है।
जैसे कि हम सबकी गाड़ी में कैसे अलग अलग एवरेज आती है, जो हमारी माइलेज होती है कैसे अलग अलग आती है। किसी की सपोज सेम कंपनी की हो, दो एक्टिवा हो, दोनों की दोनों होंडा की है, दोनों सेम ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेम कलर, सब कुछ सेम, फिर भी कोई 1 लीटर पेट्रोल में से 30 किलोमीटर दे रहा है और दूसरा 1 लीटर पेट्रोल में से 40 किलोमीटर दे रहा है। ऐसा क्यों? चलाने वाले पे भी डिपेंड करता है, कोई कैसे गाड़ी चलाता है, ओके, उसके ऊपर से उसकी एवरेज निकलती है। भले ही सब कुछ सेम हो, लेकिन वर्किंग जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट होगा। सो समझते हैं बुक में से ही। सपोज वी हैव अ हॉट रिजर्वॉयर एट अ टेम्परेचर T1 एंड अ कोल्ड रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T2। मतलब हमारे पास दो रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर मतलब जैसे कि पानी का रिजर्वॉयर हो तो उसमें से हम पानी ले सकते हैं, वैसे यहाँ पर टेम्परेचर रिजर्वॉयर मतलब हम उसमें से टेम्परेचर ले सकते हैं। जैसे ये एसी है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा कोल्ड रिजर्वॉयर है। क्यों? क्योंकि उसमें से हम हॉटनेस दे रहे हैं और कूलनेस ले रहे हैं। ओके, सो दो रिजर्वॉयर है, एक हायर टेम्परेचर पर, एक लोअर टेम्परेचर पर। ये हम बुक में से पढ़ रहे हैं, फिर इन शॉर्ट कहना क्या चाहते हैं वो मैं सिंपली भी समझा दूंगा। What is the maximum efficiency possible for a heat engine operating between the two reservoirs and what cycle of processes should be adopted to achieve the maximum efficiency? तो मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी दो हॉट रिजर्वॉयर एंड कोल्ड रिजर्वॉयर के बीच में जो इंजन वर्क करता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी और कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, जैसे कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसेंट्रोपिक, आइसेंथैल्पिक, आइसोथर्मल, कौन सी प्रोसेसेस होगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Sadi Carnot, a French engineer, first considered this question in 1824. Interestingly, Carnot arrived at the correct answer, even though the basic concepts of heat and thermodynamics had yet to be firmly established. तो अभी तो बेसिक कंसेप्ट भी एकदम अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, सब कुछ प्रूव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर मिल गया और वो सही ही हुआ है, आज भी सही है। ओके, We expect the ideal engine operating between two temperatures to be a reversible engine. तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, क्या रिवर्सिबल इंजन दो टेम्परेचर रिजर्वॉयर के बीच में वर्क कर रहा है। लेकिन हमें पता है, हमने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, क्या रिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्चुअली डज नॉट देयर, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है ही नहीं, इट इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस। रिवर्सिबल मतलब क्या कि जितना हमने किया उतना ही वापस मिल गया हमें, ओके, मतलब कोई लॉस है नहीं। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था वैसे कि इस साइड पिस्टन सिलेंडर है तो पिस्टन को एक साइड से फोर्स दे रहे हैं, तो जितना फोर्स दे रहे हैं तो F इज इक्वल्स टू ma, तो वो जो एक्सेलरेशन है और जो पर्टिकुलरली डिस्टेंस मूव होगा वो फोर्स के जितना ही होगा, तो बोले नहीं उतना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो पिस्टन के साथ वो जो सिलेंडर घिस रहा है वहां पे फ्रिक्शन एनर्जी चली जाएगी, थोड़ी हीट एनर्जी चली जाएगी, तो लॉसेस आर ऑलवेज देयर। जैसे कि कोई ऐसी सरफेस क्रिएट ही हम नहीं कर सकते जहां पे फ्रिक्शन हो ही ना, हाँ लेस फ्रिक्शन वाली कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग करके फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन जीरो कर सकते नहीं है। कोई ऐसी सरफेस ही नहीं है कि हम उस पे फ्रिक्शन जीरो हो जाए। ओके, तो हमें पता ही है कि ऐसी कोई प्रोसेस है ही नहीं, मतलब वर्ल्ड में सभी की सभी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल, जो एज इट इज रिवर्सिबल ना कर सके, एज इट इज रिवर्सिबल नहीं हो सकती, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइडियली, तो आइडियली एक्सपेक्ट किया रिवर्सिबल इंजन। Irreversibility is associated with the dissipative effect as remarked in the preceding section and lowers the efficiency। मतलब ये dissipative effects ही है वो सब चीजें, क्या? फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, जैसे फ्लो हो रहा है, हमने फ्लूइड में पढ़ा, फ्लो हो रहा है तो और रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है फ्लूइड की वजह से, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड व्हिच ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू फ्लो, वो सब हमने पढ़ा। तो वो फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, ओके, हीट डिसिपेशन है, कोई चीज गर्म हो रही है ऑटोमेटिकली वो हीट बाहर रिलीज करेगा, रेडिएशन करेगा। जैसे कि मोपेड में तो नहीं, लेकिन जैसे तुम बाइक चलाओ, तो बाइक अगर चलाओगे तो कंटिन्यूअसली बाइक चलाई 1 घंटे और फिर जहां पे हमारे पैर है वहां पे थोड़ा हमें गर्म गर्म लगेगा। वो गर्म गर्म क्यों लग रहा है? तो वो इंजन में से हीट निकल रही है। इंजन किस लिए था? इंजन तो हीट एनर्जी का वर्क एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए था, तो वो काम कर रहा है, तो फिर ये गर्मी क्यों बाहर फेंक रहा है? बाहर गर्मी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। क्यों ऑटोमेटिकली चली जाएगी? क्योंकि इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर है और एटमोस्फेयर में लो टेम्परेचर है। तो हमें पता है ये हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तो कुछ भी किए बिना ही हीट फ्लो होगा।
ओके तो वो होगा, जैसे तुम मॉपेड चलाओ तो तुम कंटिन्यूअसली 1 घंटे मॉपेड चलाया तो साइलेंसर कंटिन्यूअसली गर्म ही है, गलती से छू भी लिया, पैर लग गया तो हमें मतलब हॉट लगेगा, बहुत ज्यादा हॉट लगेगा। ओके सो दैट इज द थिंग। तो वो सब इफेक्ट ही है कौन सी, डिसिपेटिव इफेक्ट। डिसिपेटिव इफेक्ट मतलब वही सब चीज हो गई जो हीट लॉस हो गया, जो एडी करंट लॉस हो गया, करंट में भी लॉस होता है फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, वो सब जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होने देते, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो सबको क्या बोलते हैं, डिसिपेटिव इफेक्ट्स। ओके सो अ प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ इट इज अ क्वासी स्टैटिक एंड नॉन डिसिपेटिव। तो प्रोसेस रिवर्सिबल कब हो सकती है, इफ इट इज अ क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। क्वासी स्टैटिक मतलब क्या, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। मतलब क्या कि अगर हम पर्टिकुलरली हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस रखी तो हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन क्वासी स्टैटिक मतलब क्या, वॉल्यूम को हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वे में डिक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि वो जो टेम्परेचर है वो बढ़े ही ना, आइसोथर्मल ही रहे। अदरवाइज क्या होगा, अगर तुमने कंप्रेशन किया तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्वासी स्टैटिक मतलब जैसे वॉल्यूम अभी है मेरा 1 मीटर क्यूब, ओके, तो उससे हम अगर कंप्रेशन कर रहे हैं तो हम कंप्रेशन करके वॉल्यूम कितना लेके आएंगे, 0.999999999 होते इतना मीटर क्यूब लेके आएंगे। तो ये तो एक्चुअली 1 ही हुआ, लेकिन 1 एग्जैक्टली 1 तो नहीं है, 1 से बहुत छोटा सा कम है। तो हमने कंप्रेशन तो किया लेकिन बहुत छोटा सा किया। तो वैसे एकदम छोटे टाइम इंटरवल में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज अगर हम लेंगे तो उसको बोलते हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, इन शॉर्ट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। स्मॉल तो है लेकिन इतनी स्मॉल कि हम मतलब उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, उतनी ज्यादा स्मॉल। We have seen that a process is not quasi-static if it involves finite temperatures difference between the system and the reservoir. तो quasi-static possible तो है ही नहीं, infinitesimal। फिर भी अगर ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब ये जो टेम्परेचर हम लेंगे वो क्या होंगे, उनके बीच में इन्वॉल्व फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब तो वो हो ही नहीं सकता। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही। अगर एक हायर टेम्परेचर पे है, एक लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट फ्लो होगी हायर टू लोअर। तो टेम्परेचर तो जहाँ हीट हायर टू लोअर हीट फ्लो हुई तो हायर जो है वो थोड़ा बहुत लो हो जाएगा और जो लोअर है वो थोड़ा बहुत हाई हो जाएगा। वो तो होना ही है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि मान लो कि ऐसा नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट इन अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, heat should be absorbed isothermally and released also isothermally। मतलब कि दो प्रोसेस, हम देखो यहाँ पे हीट है, मैं पूरा एक बार क्विक रिवीजन कर दूंगा। पहले हम बुक में से जो देखा, बुक में जो गिवन है वो समझ लेते हैं, फिर इन शॉर्ट कार्नोट इंजन है क्या, वर्क कैसे करता है, उसके एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है, सब कुछ हम डिटेल्ड में डिस्कस कर लेंगे इन अ ब्रीफ। ओके चलो, we thus have identified two steps of reversible heat engine: isothermal process at temperature T1, absorbing heat। देखो हम थोड़ा साइड में मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ so that अंडरस्टैंड हो जाए इजीली। देखो सबसे पहले तो कार्नोट इंजन है क्या। कार्नोट इंजन ये मेरा एक टेम्परेचर सोर्स है से T1, ये मेरा एक दूसरा टेम्परेचर सोर्स है से T2, और ये है मेरा हीट इंजन। डन। ये हायर टेम्परेचर पे है, लोअर टेम्परेचर पे है, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट तो जाने ही वाली है। तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ये हीट अगर जाएगी, ये जा रही है हीट Q1 और यहाँ से वापस हीट जा रही है Q2। तो ये जो Q1 टू Q2 जा रही है ना, उसमें हमने यहाँ पे वर्क ले लिया, दैट इज द एक्सटर्नल वर्क। ओके, ये हमारा इंजन है। जैसे हायर टेम्परेचर, जैसे हमारी बाइक, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बाइक में हमने पेट्रोल को कंबशन कर दिया तो वहाँ पे हायर टेम्परेचर हो गया। जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इंजन के अंदर जहाँ पेट्रोल चल रहा है वहाँ पे 30 नहीं होगा, वहाँ पे 100-200 जितना टेम्परेचर होगा। ओके, तो उतना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हम जाएंगे, एटमॉस्फेयर लो टेम्परेचर पे है, तो हमें बीच में वर्क मिल जाएगा।
डन। ये है हमारा सिंपली हीट इंजन, ये है हीट इंजन। अब कार्नोट क्या बोल रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। ये हीट इंजन समझ में आ गया। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क एनर्जी, बस यही है। और यहाँ पे क्या है, T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 ज्यादा टेम्परेचर, मतलब ये हॉट रिजर्वोयर हो गया और ये कोल्ड रिजर्वोयर हो गया। अदर वर्ड्स में बोले तो इसको बोलते हैं सोर्स और इसको बोलते हैं सिंक। जैसे हम वॉश बेसिन को नहीं बोलते सिंक में डाल दो, तो सिंक जहाँ पे हम डाल दे रहे हैं एक्स्ट्रा जो भी होगा वो, तो दैट इज द थिंग। ओके, तो हीट इंजन समझ में आ गया। अब कार्नोट क्या बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली सेकेंड लॉ ऑफ, हम इससे पहले ही सेकेंड लॉ आ जाता है। सेकेंड लॉ के पर्टिकुलरली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ भी है और दूसरा है क्लॉजियर स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ भी है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन और प्लैंक दो साइंटिस्ट के नाम है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस जो पूरी की पूरी हीट का पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्जन कर दे। क्या बोल रहा है सिंपली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये मेरा एक डिवाइस है, तो यहां अगर मैंने हीट इनपुट दिया तो ये सारी की सारी हीट सारे के सारे वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इम्पॉसिबल है। केल्विन प्लैंक ने बोला ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जिसको तुम जितनी भी एनर्जी दोगे, हीट दोगे, सारी की सारी हीट का क्या कर देगा, वर्क में कन्वर्जन कर देगा। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, हमेशा थोड़ा बहुत लॉसेस तो होगा ही, और वो लॉसेस हमारा कहाँ चला जाता है, से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। समझ में आया, ये है केपी स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। डन। सेकेंड लॉ का एक स्टेटमेंट ये है। सेकेंड लॉ का दूसरा स्टेटमेंट कौन है, क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस भी क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। वो साइंटिस्ट ने क्या बोला, हमें पता है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हीट जाएगी, लेकिन लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर पर हीट जाएगी नहीं, ये तो हमें पता है। जैसे इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है, वो रेफ्रिजरेंट लोअर टेम्परेचर पे है, ठंडा है, और ये हमारा रूम गर्म है, लेकिन वो ठंडे से गर्म में ऑटोमेटिकली होगा नहीं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो क्लॉजियर स्टेटमेंट वही बोल रहा है कि हमें ये तो पता है कि अगर ये T1 पर है और ये T2 पर है, एंड इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो डायरेक्टली कुछ भी किए बिना हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पर जाएगी। लेकिन अगर हमें हीट यहां से यहां भेजनी हो, ओके, T2 जो लोअर टेम्परेचर पे है वहां से हीट कहां भेजनी है, हायर टेम्परेचर पे, वो ऑटोमेटिकली होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क किया, यहाँ पर ये डिवाइस है उसको हमने वर्क दिया। देखो हम वर्क दे रहे हैं। हीट इंजन में क्या हो रहा था, वर्क हमें मिल रहा था, यहाँ पे वर्क मिल रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके जैसा ही है। देखो दो टेम्परेचर और बीच में इंजन, तो यहाँ पर भी वही है, दो टेम्परेचर बीच में इंजन, वही सेम चीज, लेकिन ये ऑपोजिट है उसका। क्यों, क्योंकि वहां पर तुम्हें वर्क मिल रहा था और यहाँ पर हम वर्क दे रहे हैं। जैसे बाइक में तुम्हें वर्क मिल रहा है, ओके, तुम आगे मूव हो रहे हो, यहाँ पे एसी में देखो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, वहां पर भी फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पर भी फ्यूल कंजम्पशन मतलब ये तो साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है साइक्लिक एंड और अभी हम देखते हैं लास्ट में तुम्हारा कंपैरिजन भी है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच में, ओके। वो भी कभी कभी पूछते हैं, अदरवाइज नहीं पूछते, वो पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अभी आएगा तो बताता हूँ। तो देखो ये T1 T2 ये समझ में आ गया। तो T1 हायर है और T2 लोअर है, ऑटोमेटिकली जाएगी हीट, लेकिन लोअर से हायर पे ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, उसके लिए हमें वर्क देना पड़ेगा। तो क्लॉजेस का स्टेटमेंट यही है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क का यूज किए बिना हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर जा सकते नहीं है। बस इतना ही बोला है क्लॉजियस ने। जैसे कि गर्म चाय है, हमने यहाँ पर रूम में रख दी तो वो ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी,
लेकिन हमने ठंडी चाय रखी, वो ऑटोमेटिकली गर्म होगी नहीं, उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल वर्क क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, उठा के वापस गैस स्टोव पे रख दो, उसको से ओवन में रख दो, कैसे भी करके उसको गर्म करो, दैट्स इट। वो एक्सटर्नल वर्क है। एक्सटर्नल मतलब हम जो दे रहे हैं वो वर्क, क्योंकि गर्म में से ठंडा होने के लिए तो हम तो ऐसे बस उसको देखते रहेंगे, फिर भी वो गर्म थी और थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, उसके लिए तो हमने कुछ नहीं किया, फिर भी ठंडी हो गई। तो हायर टू लोअर में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन लोअर टू हायर जाना हो तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो लोअर टू हायर जा सकते नहीं है। वो बताया था क्लॉजियस ने। ये सेकेंड लॉ के दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट। डन, ओके। तो केल्विन प्लैंक और क्लॉजियस स्टेटमेंट। अब ये जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, ओके, तो केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था कि भाई जो उसकी हीट है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो सकती नहीं है। तो वो भाई साहब चैलेंज मार रहे हैं, कौन? कार्नोट। कार्नोट बोल रहे हैं मेरी जितनी भी हीट है ना, मैं सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। अभी ये निकल रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं जितनी डाल रहा हूं उतनी मैं वर्क में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। चैलेंज मार दिया किसको? केपी को। केपी को मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। ओके, अगर ऐसा होता, अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट अगर पॉसिबल होता, उन्होंने क्या बोला? 100% हीट का वर्क में कन्वर्जन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो ये डिवाइस की एफिशिएंसी कितनी हो जाती? 100%। ओके, लेकिन 100% पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉसेस तो होंगे होंगे और होंगे ही। डन। तो वही चीज यहां पर कार्नोट ने चैलेंज की और फिर कार्नोट ने अपना पूरा का पूरा इंजन दिया, उसमें साइकिल भी दी। तो देखो अभी पर्टिकुलरली 4 साइकिल्स है समझ रहे हैं? देखो पहली, ओके, कार्नोट इंजन समझ रहे हैं हम। आइसोथर्मल प्रोसेस एट टेम्परेचर T1 एब्सॉर्बिंग हीट Q1 फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। तो पहली प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस जो T1 से हम हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं वो। ओके, तो T1 से हीट एब्सॉर्ब किया, लेकिन कैसे हीट एब्सॉर्ब किया? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब यहां पर T1 था, अब जब तुम ये हीट एब्सॉर्ब कर रहे हो तब भी टेम्परेचर क्या है? T1 ही है, कांस्टेंट ही है, T1 ही टेम्परेचर है। ओके, तो इसलिए बोल दिया पहली प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस एट टेम्परेचर T1 एब्सॉर्बिंग हीट Q1 फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। एंड अनदर आइसोथर्मल प्रोसेस, वो लास्ट वाली है लेकिन फिर भी ले रहे हैं। दूसरे आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी है? ये वाली Q2 वाली, दैट इज T2 रिलीजिंग हीट Q2 टू द कोल्ड रिजर्वायर। ओके, to complete a cycle when we need to take the system from temperature T1 to T2 and then back from T2 to T1। साइकिल मतलब क्या? जिस पॉइंट से शुरू किया हो उसी पॉइंट पर फिर से आ जाएंगे हम, तो वो साइकिल है, वो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो T1 से स्टार्ट किया, T2 पे आए, अगर हम फिर से T1 पे आ जाएंगे तो उसको ही हम साइकिल बोलेंगे। तो वही चीज बोल रहे हैं। Which processes should we employ for this purpose what that are reversible। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रोसेसेस एम्प्लॉय करें? दूसरी कौन सी प्रोसेसेस डालें? A little reflection shows that we can only adopt reversible adiabatic process for this purpose which involve no heat flow from any reservoir। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्टडी करके यही कर सकते हैं कि जो दो प्रोसेस हमें ऐड करनी है वो कौन सी होनी चाहिए? एडियाबेटिक होनी चाहिए। क्यों एडियाबेटिक? अगर एडियाबेटिक नहीं होगी तो टेम्परेचर वैसे ही डाउन हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा। जितना हीट तुमने लिया, अगर एडियाबेटिक मतलब क्या? नो हीट लॉस, Q0। ओके, तो वो सब तो हमें पता ही है। तो अगर हमने एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं लिया, हम बोलेंगे सर हमने आइसोकोरिक प्रोसेस ले लिया, हमने आइसोबारिक प्रोसेस ले लिया, उसमें होगा क्या? उसमें तुम्हारा जो Q है वो तो चेंज हो जाएगा, और Q चेंज हो गया तो Q को तो तुमने निकाला, हॉट रिजर्वायर से तुमने Q निकाला, वो Q का तुमने यूज नहीं किया और वो लॉस हो गया, वो तो हम चाहेंगे नहीं। तो हमें यही दो प्रोसेस लेनी पड़ेगी। कौन सी? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो दो एडियाबेटिक प्रोसेस हम ले रहे हैं। देखो इफ वी एम्प्लॉय, देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था अभी वो लिखा भी है, इफ वी एम्प्लॉय एनी अदर प्रोसेसेस दैट इज नॉट एडियाबेटिक, से एन आइसोकोरिक प्रोसेस, टू टेक दिस सिस्टम फ्रॉम वन टेम्परेचर टू अनदर वी शैल नीड अ सीरीज ऑफ रिजर्वायर्स इन द टेम्परेचर रेंज T2 to T1 to ensure that each stage the process is quantitative। मतलब अगर ऐसा नहीं होता, एडियाबेटिक नहीं लिया और आइसोकोरिक ले लिया, आइसोकोरिक लिया मतलब क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन फिर भी हीट लॉस तो हो सकता है, तो हीट लॉस हो जाएगा तो फिर तो हमारा काम ही खत्म हो गया, क्योंकि हमें हीट लॉस करना नहीं है। हीट लॉस, अगर हीट लॉस ही करते तो फिर कुछ काम ही नहीं था ना, हायर टू लोअर तो वैसे ही जा रहा था, उसमें से हमें वर्क लेना है। तो वर्क लेने से पहले ही अगर तुम्हारा हीट लॉस हो गया तो तुम्हें वर्क मिलेगा ही नहीं। वर्क नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हारा इंजन का पर्पस ही, अगर हमने पेट्रोल डाला लेकिन तुम्हारी गाड़ी आगे भागी नहीं रही है, भले ही टंकी फुल हो, तो वो इंजन का हम क्या करेंगे?
तो वो बिगड़ा हुआ इंजन है, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। ओके, लाइक दैट। हाँ, तो वही चीज है, देयर शुड बी नो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द रिजर्वोयर। ओके, but we are considering a reversible engine that operates between only two temperatures. Thus, adiabatic processes must bring about the temperature changing in the system to T1 to T2 and T2 to T1. मतलब engine की ये देखो 4 साइकिल है। PV डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी शायद पूछ ले कि ड्रॉ द PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है, देखो यहां से ही समझो। सबसे पहली प्रोसेस क्या है, P1 V1 T1 हमने ले लिया। पहले हमने यहां पर है, यहां पर क्या है, P1 V1 T1, मतलब जो भी हमारा फ्लूइड होगा या वर्किंग फ्लूइड होगा, वर्किंग सब्सटेंस होगा, उसका कोई प्रेशर होगा, उसका कोई वॉल्यूम होगा, उसका कोई टेम्परेचर होगा, सबको नाम दे दिया P1 V1 T1। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम हीट निकाल रहे हैं। लेकिन कैसे निकाल रहे थे, आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली मतलब T1 तो चेंज होगा नहीं, लेकिन P और V चेंज हो जाएगा। ओके, तो वही चीज देखो, P1 V1 T1 है। अब यहां से हम जा रहे हैं तो क्या हो गया, अभी सेकंड स्टेट आया, तो सेकंड स्टेट पे प्रेशर भी सेकंड का हो गया, वॉल्यूम भी सेकंड का हो गया, लेकिन ये तो आइसोथर्मल था, तो वो आइसोथर्मल क्या है, T1 का T1 ही रहा। ये प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये एक्सपांशन क्यों बोला, एक्सपांशन मतलब क्या, प्रेशर बढ़ना, कंप्रेशन मतलब क्या, एक्सपांशन मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ना, और कंप्रेशन मतलब क्या, वॉल्यूम कम होना। तो देखो यहां पर वॉल्यूम कितना था, यहां इतना था, और यहां पर वॉल्यूम देखो इतना है। तो वॉल्यूम देखो 0 से ये यहां पर 10 होगा, तो यहां पे 50 होगा। तो यहां से यहां आने में वॉल्यूम बढ़ा मतलब क्या, एक्सपांशन। अगर यहां से यहां ऐसे उल्टा जाओ, यहां से यहां जाते, तो यहाँ पे वॉल्यूम है सपोज 50 और यहाँ पे वॉल्यूम है 10, तो 50 से 10 आया मतलब वॉल्यूम कम हुआ तो हम कंप्रेशन बोलते। लेकिन हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ा मतलब एक्सपांशन। लेकिन वॉल्यूम जब बढ़ा तो एक्सपांशन तो है, लेकिन टेम्परेचर तो उतना ही रहा, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपांशन। पहली प्रोसेस समझ में आ गई, तो प्रोसेस ही तुम्हें लिखनी है। सो से फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेट तक जो प्रोसेस है वो है हमारी आइसोथर्मल एक्सपांशन। देन सेकंड से हम थर्ड स्टेट पर जा रहे हैं, तो देखो सेकंड से थर्ड स्टेट पर जा रहे हैं। अब देखो जो T1 था अब वो क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब अब तो आइसोथर्मल नहीं है। अभी हमने बोला कि हम यहाँ पर 2 ही प्रोसेस एम्प्लॉय कर सकते हैं, कौन सी, एडिएबेटिक, क्योंकि एडिएबेटिक नहीं करेंगे हीट लॉस हो जाएगा, तो वर्क मिलेगा ही नहीं। ओके, क्योंकि वही हीट का कन्वर्जन तो वर्क में करना है। ओके, सो ये कौन सी प्रोसेस है, एडिएबेटिक। डन, तो ये एडिएबेटिक प्रोसेस आ गई। अभी ये एडिएबेटिक प्रोसेस है, तो देखो P2 V2, तो ये हो गया P3 और V3, और T2 उतना ही रहा, T2 भी चेंज, T1 से T2 हो गया, मतलब तीनों पॉइंट चेंज हो गए। यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, एक चीज कांस्टेंट है PVT के अलावा, क्या, हीट लॉस हो रहा नहीं है, जितनी थी उतनी ही है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं एडिएबेटिक प्रोसेस। तो ये 2 to 3 प्रोसेस कौन सी है, एडिएबेटिक प्रोसेस, ए लिख रहा हूं से। डन, ओके। देन 3 to 4, तो 3 to 4 देखो अभी ये वापस कौन सी है, T2 है और ये भी T2 है, आइसोथर्मल हो गई। ओके, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सपोज 50 और यहाँ पर 30, तो कम हो गया मतलब क्या, कंप्रेशन। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। 3 to 4 है वो कौन सी है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर 4 to 1 वापस जाएंगे, तो 4 to 1 वापस क्या हो जाएगी, एडिएबेटिक, तो ये हो जाएगी हमारी एडिएबेटिक प्रोसेस। अंडरस्टूड, तो ये 4 प्रोसेस बस। अभी क्या तुम 1 पे थे, 1 से शुरू किया था, वापस 1 पे आ गए, तो साइकिल तो बन गई है। ओके, साइकिल बन गई मतलब क्या, ये रिपीट हो रही है कंटिन्यूअसली। जैसे हमारा एसी है तो वो साइक्लिक है, साइकिल कंटिन्यूअसली क्या है, चल रही है। देखो इसमें कभी भी रेफ्रिजरेंट कम हो रहा है क्या, अंदर रेफ्रिजरेंट है, ये जो कूलिंग हो रहा है वो कौन कर रहा है, रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट मतलब एक लिक्विड है, तो वो लिक्विड कम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों कम नहीं हो रहा है, चल रहा है तो कम होना चाहिए, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो साइक्लिक है, 1 2 3 4 1, फिर वापस 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1, वैसे साइक्लिक है तो वो कम होगा नहीं। हाँ, कहीं पे लीकेज हो जाए तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो फिर हमें फील करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत टाइम हो जाए तो फिर बोलते हैं, अभी देखो अभी समर में ऐसा चलेगा कि यार एसी में कूलिंग नहीं आ रही।
ओके, तो क्या होगा, बोलेंगे कि गैस कम हो गया है, गैस प्रेशर कम हो गया है। गैस मतलब रेफ्रिजरेंट, वो गैस बोल देते हैं लेकिन वो क्या है, रेफ्रिजरेंट है। ओके, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर जो होता है वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में कुछ कम होता नहीं है। तो हम जो गाड़ी चलाते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस है या नहीं है? नहीं है। क्यों? पेट्रोल कम हो रहा है। अगर नहीं होता तो पेट्रोल कम ही नहीं होता। ओके, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता वाली ऐड थी ना पापा क्या करे, पापा की करा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता ऐसे। समझ में आ गया साइकिल 1 2 3 4 और वापस 1, 4 प्रोसेस से बनी हुई हमारी कार्नोट साइकिल है। पहला मतलब 2 तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, बीच में 2 हमें कंपलसरी एडियाबेटिक ही डालनी पड़ेगी। अच्छा, पहले में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा मतलब एक्सपांशन, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, डन, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ है, हम तो प्रेशर वॉल्यूम ही ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम टीएस डायग्राम ड्रॉ करते, वो सब सिलेबस में से निकल गया, लेकिन अगर टीएस डायग्राम ड्रॉ करते तो पहली प्रोसेस कौन सी है, टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सी? टीएस डायग्राम, पीवी नहीं, टीएस। टीएस मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ओके, तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ करते तो पहला स्टेट ये रहा। अब क्या बोल रहे हैं कि आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो आइसोथर्मल है और एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे, तो ये है तुम्हारा 1, ये हो गया 2। तो देखो ये टी, देखो टी कांस्टेंट रहा, यहाँ सपोज 50 है तो यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50, फिर ऐसे नीचे आएगा। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गई। कौन सी? आइसेंट्रोपिक। क्यों आइसेंट्रोपिक? एंट्रोपी कांस्टेंट है, देखो 2 पर जो एंट्रोपी होगी, अरे बहुत लंबा हो गया, 2 पर जो एंट्रोपी होगी वही एंट्रोपी कितनी किसकी होगी, 3 पर होगी। तो ये कौन सी हो गई, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। फिर वापस आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्यों कंप्रेशन? एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, डन, लेकिन आइसोथर्मल। और फिर वापस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये टी है, वो सब है नहीं। ओके, अदरवाइज टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम वो सब भी ड्रॉ करना, ये इंजीनियरिंग लेवल पे है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो तो थर्मोडायनेमिक्स 2 सब्जेक्ट आते हैं, ये एक चैप्टर है, 2 सब्जेक्ट आते हैं, 6-6 महीने अलग अलग पढ़ना पड़ता है। एक 6 महीने थर्मोडायनेमिक्स 1, फिर दूसरे 6 महीने में थर्मोडायनेमिक्स 2। वैसे वो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो बहुत डीप डाउन है, ये इंट्रोडक्शन लेवल का हमारा सिलेबस में है, तो हम जितना है उतना समझते हैं। तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करना भी आ जाएगा। कैसे? ये तो टीएस था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसलिए हमने ऐसा किया। ओके, लेकिन पी और वी तो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वो ऐसी स्ट्रेट लाइन तो कहीं पे आएगी नहीं। तो पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? मैंने कुछ नहीं, वाई एक्सिस पे पी ले लिया, एक्स एक्सिस पर वी ले लिया। ये मेरा पॉइंट है 1, तो 1 पॉइंट, और सपोज ये मेरा पॉइंट है 2। ओके, ये हो गया 2 पॉइंट, तो ये हो गया 1 to 2। तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वो क्या हो गया, एक्सपांशन। यहाँ पर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो तुमने बता दिया कि ये T कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल है और वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपांशन। फिर वापस यहाँ पर ऐसे दूसरा प्रोसेस 2 to 3 एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर वापस 3 to 4 और फिर वापस 4 to 1, डन। ओके, तो वैसे ही ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। अभी यहाँ क्या क्या चेंज होगा वो हमें पता ही है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है सब कुछ पी और वी तो चेंज होने ही वाला है। ओके, टेम्परेचर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है तब चेंज नहीं होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में तो टेम्परेचर चेंज होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्यों को तो हम ग्राफ पे थोड़ी दिखाते हैं। ओके, दैट्स इट, समझ में आ गया। A reversible heat engine operating between 2 temperatures is called Carnot engine। तो Carnot engine क्या है? रिवर्सिबल हीट इंजन ही है। जो हमने ये हीट इंजन पढ़ा वही हीट इंजन है। ओके, ये हमने जो हीट इंजन पढ़ा वही हीट इंजन है, लेकिन कौन सा हीट इंजन है? रिवर्सिबल हीट इंजन है। रिवर्सिबल हीट इंजन मतलब क्या? अगर ये Q2 यहाँ जा रहा है, अगर Q2 वापस यहाँ से यहाँ जाए और ये वर्क वापस यहाँ आ जाए तो वो ऊपर चला जाए। एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। जैसे कि ऐसा समझो यहाँ से हमने हीट ली, वर्क मिला और थोड़ी हीट हमने बाहर फेंक दी। अभी बाहर से हमने थोड़ी हीट वापस ले ली, ये जितना सपोज 100 जूल वर्क मिल रहा था उतना 100 जूल वर्क हमने वापस दे दिया, तो क्या हमें वापस Q1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा। अगर तुमने Q1 लिया था सपोज 200 जूल,
ओके, और तुम्हें वर्क डन मिल गया मे बी 100 जूल, और 100 जूल तुम्हारा वेस्ट हो गया, ऐसे। ओके, लेकिन अगर मैं 100 जूल लू, अभी 100 जूल लू, ये 100 जूल मिल नहीं रहा है, हम दे रहे हैं सामने से, फिर क्या मुझे 200 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, वही कारण बता रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो दैट इज द थिंग। रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, दो टेम्परेचर के बीच में वर्क करने वाला हीट इंजन को कार्नोट इंजन बोलते हैं, लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है रिवर्सिबल हीट इंजन। वो नहीं लिखा तो गलत, ओके, वो नहीं लिखा तो गलत, क्योंकि इंजन तो दो टेम्परेचर के बीच में बहुत सारे वर्क करते हैं, लेकिन रिवर्सिबल नहीं होते। वो हमारी बाइक है, वो भी क्या है? इंजन ही है, दो टेम्परेचर के बीच में ही है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। कार्नोट ने रिवर्सिबल प्रोसेस दी है। अच्छा, we have just argued that such an engine must have the following sequence of steps constituting one cycle, yes, called the Carnot cycle, shown in the figure. We have taken the working substance Carnot engine to be ideal gas. तो ये engine में कुछ ना कुछ तो फ्लूइड होना चाहिए ना, जैसे यहाँ रेफ्रिजरेंट है, बाइक में हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल को जलाया तो उसने काम किया। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? आइडियल गैस। आइडियल गैस लिया है तो आइडियल गैस लॉ तुम अप्लाई, गैस इक्वेशन जो हमारा है PV इज इक्वल्स टू म्यू RT nRT जो हम लेते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। देखो स्टेप 1 अभी फिर से जो हमने डिस्कस किया वही है। स्टेप 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस Q1 फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट टेंपरेचर T1 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड द वर्क डन 1 to 2 बाय द गैस ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये सब इक्वेशन है, अभी ये याद रखने हैं। ओके, क्या अगर हमारा आइसोथर्मल, ये सब अभी अब जब 12th में अगर हम वो उसकी प्रिपरेशन करेंगे, MCQ और वो सॉल्व करेंगे, तब मैं वापस ये समझाऊंगा। ये डायरेक्टली तुम्हें याद ही रखना है अभी तो, क्या कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो उसके लिए वर्क डन कैसे निकाले, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकाले। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो उसके लिए वर्क डन कैसे निकालना है? म्यू RT ln V2 by V1। म्यू मोल्स एंड ऑल हम जो लेते हैं वो, आर गैस कांस्टेंट, T1 कांस्टेंट है तो वो यहाँ लेना है केल्विन में, एंड लॉग ऑफ लॉग बेस 10 लॉग बेस E, पता है ना सब कुछ होगा, ये E बेस है, ln है ना, तो V2 by V1। ओके, ये हमारा फॉर्मूला, रट्टा ही मार लो अभी के लिए रट्टा मार लो। ओके, म्यू RT ln V2 by V1। ओके, चलो स्टेप 2 to 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस। अभी फिर से एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, वॉल्यूम तो अभी भी बढ़ा, लेकिन वह कौन सा है? आइसोथर्मल नहीं, एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस हो गया। अभी यहाँ ये वर्क डन कैसे फाइंड करें? तो वो वर्क डन है अगेन, देखो वो क्या था? म्यू RT ln V2 by V1। ये क्या है? म्यू RT अपॉन गामा -1। ये CP/CV के बीच में रिलेशन याद हो तो हमने निकाला था गामा वाला, याद आया? ओके, तो वही चीज है, वही गामा है जो एयर के लिए हमने लिया था 1.4। ओके, सो वर्क डन निकालना हो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो वो क्या है? म्यू R T1 minus T2 हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर अपॉन गामा -1। देन अगेन स्टेप 3 to 4 आइसोथर्मल आया, तो आइसोथर्मल के लिए वापस वही म्यू RT2 ln V3 by V4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, म्यू RT ln V3 by V4, क्यों? क्योंकि हम कहां से कहां गए? 3 to 4 गए। अभी तुम 3 to 4 गए, वॉल्यूम कौन सा ज्यादा है? 3, और 4 वाला कम है। वहां पे क्या था? 1 वाला कम था और 2 वाला ज्यादा था, तो हमने जो ज्यादा है वो ऊपर लिखा, ln V2 by V1 लिखा ना, यहाँ पर देखो ज्यादा वाला ऊपर लिखा, यहाँ पर ऊपर कौन सा लिखा? यहाँ पर V3, वो भी ज्यादा वाला लिखा, V3 by V4। डन, तो ऊपर ज्यादा वॉल्यूम, नीचे कम वॉल्यूम। अब यहां पर अगर तुम चेंज कर दोगे तो यहां पे साइन हो जाएगी माइनस। फिर से बता रहा हूं, क्या लॉग का रूल है? ये तो लॉग का रूल है। म्यू RT2 ln, अगर मैं ऐसा कर दूं V4 by V3, हम पढ़े थे याद हो तो, log mn, मतलब mn ऐसा था, mn को log लगाओ तो वो क्या होगा? log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ऐसा होता था। प्रोडक्ट हो तो सम और डिवाइड हो तो माइनस, याद आया? ओके, अब दूसरा क्या? log
m बाई n होता तो हम लिखते log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इसको मैं उल्टा लिख दूं तो माइनस, ऐसे लिख सकता हूं मैं, माइनस log ऑफ से n माइनस log ऑफ n, ऐसा लिख सकता हूं। क्या क्या मैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस है, और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये और ये सेम ही है, लिख सकते हैं। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ log n माइनस log m को क्या लिख सकते हैं, n बाई m। तो देखो log m बाई n को तुम n बाई m भी लिख सकते हो, लेकिन साइन नेगेटिव। समझ में आएगा, ये सब करेंगे हम आगे जब भी आएगा तो। डन, ओके। तो अगर हम यहां पर तुम अगर उल्टा लोगे, उल्टा क्यों लोगे, क्योंकि तुम्हें वैसे याद रहेगा 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, वैसे तो 1 to 2 गए, मतलब पहले तुमने 2 लिया v2 by v1, फिर तुम 3 to 4 जाओगे तो वापस क्या लोगे, मतलब 2 to 3 जाओगे, 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 3 to 4 गए तो हम क्या लेंगे, v4 by v3, वैसे ही लेंगे। ओके, तो वैसे ही लेना चाहिए, मतलब v4 नंबरिंग वैसे करेंगे ना हम, जैसे 1 to 2 गए तो हमने क्या लिया, v2 by v1, क्योंकि 1 to 2 गए हम। वैसे ही 3 to 4 जाओगे तो क्या लेंगे, v4 by v3, अंडरस्टूड। लेकिन v4 by v3 लोगे तो v4 क्या है, छोटा वॉल्यूम है, और v3 बड़ा वॉल्यूम है, तो फिर यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, वो ध्यान देना है अगर न्यूमेरिकल में आए तो। अच्छा, एंड स्टेप 4 वापस वही म्यू आर टी अपॉन गामा माइनस 1, लेकिन यहां पर भी तुम 4 to 1 गए। ओके, 4 to 1 गए तो 4 to 1 में देखो यहां पर t1 माइनस टी2, ऊपर भी t1 माइनस टी2 था, तो ये तो क्या है, t1 हायर है और t2 लोअर है, लेकिन तुम तो उल्टा जा रहे हो तो यहां पर भी माइनस साइन आएगा। ओके, ये दो में माइनस साइन आएगी, फॉरवर्ड में जा रहे हो तो प्लस साइन, बैकवर्ड में वापस जब आओगे 3 to 4 एंड 4 to 1 तब माइनस साइन आएगी, तब जो हमें वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि हमने याद करो नोटेशन समझे थे। अगर Q है तो मैंने वो पैसे वाला एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे पॉकेट में कोई 10 रुपए रखे तो तुम्हारे पैसे क्या हुए, बढ़े, और तुम्हारे पॉकेट में दे ले लिए तो कम हुए। वैसे ही हीट फ्लो इनटू द सिस्टम पॉजिटिव एंड हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम नेगेटिव, इसीलिए तो हम वो जो कर रहे थे, कौन सा वो केमिस्ट्री में हम प्रोसेस करते हैं, वो कौन सी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे, याद है ना। ओके, सो वही चीज है हीट फ्लो। और वर्क डन के लिए क्या था, वर्क डन के लिए उल्टा, अगर तुम्हें सिस्टम में से वर्क मिल रहा है तो वो पॉजिटिव, और सिस्टम को तुम वर्क दे रहे हो तो नेगेटिव। डन, तो उसी हिसाब से कन्वेंशन लेना है। हाँ, तो देखो अभी नेट वर्क डन अगर निकाले, नेट मतलब क्या, टोटल 1 2 3 4 सारी की सारी प्रोसेस में कितना वर्क डन मिला, तो देखो 1 to 2, 2 to 3, अभी देखो 3 to 4 माइनस किया और 4 to 1 माइनस किया। अगर तुम ऑलरेडी यहाँ माइनस लिख देते तो यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं थी। तो कई बुक में, इसीलिए मैंने पहले से बता दिया कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट गिवन है। यहाँ अगर तुम्हें कई बुक में ऐसा होगा प्लस, सब जगह बीच में प्लस, सब जगह प्लस, तो फॉर्मूला गलत नहीं है, सब जगह प्लस करोगे, लेकिन ये 3 to 4 का फॉर्मूला ये ना होके क्या हो जाएगा, v4 by v3, तो वहां पे माइनस लिखो या यहाँ पे लिखो, एक ही बात है। ओके, सो देखो यहाँ पे 1 to 2 का फॉर्मूला ये रहा, 2 to 3 का फॉर्मूला ये रहा। ओके, सॉरी 1 to 2 का फॉर्मूला म्यू आर t1 ln v2 by v1, 2 to 3, तो 2 to 3 का फॉर्मूला 3 to 4, तो जो प्लस और माइनस है उसको हमने आगे कट कर दिया है। देखो इक्वेशन 11 मतलब 18 से लेके 20 टोटल वर्क डन बाय द गैस इन वन कंप्लीट साइकिल, तो ये सारे के सारे लिख दिए हमने, अभी सारे के सारे लिख दिए। उसमें देखो 1 to 2 का फॉर्मूला, तो ये रहा 1 to 2 का फॉर्मूला, म्यू आर t1 ln v2 by v1, तो म्यू आर t1 ln v2 by v1। अभी वापस ये वाला फॉर्मूला म्यू आर t2 ln v3 by v4, तो देखो ये माइनस किया। ओके, अब ये जो वर्क डन है कौन सा, 2 to 3 एंड 4 to 1, तो 2 to 3 और 4 to 1 तो कौन सा था, एडिवेटिक था। ओके, वहां पर से तो हमें एक्चुअली वर्क डन हम कौन सा लेंगे, तो हमें जहां से वर्क मिलेगा वो प्रोसेस लेंगे। तो वर्क हमें कहां मिल रहा है, वर्क हमें मिल रहा है जो आइसोथर्मल प्रोसेस हमने ली वहां से हमें वर्क मिल रहा है। ओके, सो एफिशिएंसी, कोई भी इंजन हो, कोई भी इंजन, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आउटपुट बाय इनपुट। तो
आउटपुट क्या था, आउटपुट हमारा वर्क डन जो हमें मिला वो, इनपुट क्या था, हमने Q1 इनपुट दिया था। ओके, तो वर्क डन एक्चुअली क्या है, वर्क डन हमारा है से Q1 माइनस Q2, ऐसा ही था ना वर्क डन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था से T1, यहाँ पर था T1, फिर ये T2 और ये वर्क डन। ओके, तो और ये था Q1 और ये था Q2 डन। तो Q1 गया, उसमें से Q2 भी गया, और मतलब Q1 में से ये दो मिले हमें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2, ऐसा बोल सकते हैं। Q2 को इस साइड ले आओ, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W, आ गया W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। अभी एफिशिएंसी हम निकाले तो वो क्या है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या है तुम्हारा, वर्क डन। इनपुट क्या है तुम्हारा, जो तुमने दिया, क्या दिया तुमने दिया Q1, सिर्फ Q1 ही दिया ना हमने वर्क लेने के लिए। अच्छा, वर्क डन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, नीचे क्या है Q1, Q1 बाय Q1 करेंगे तो 1 और Q2 बाय Q1 करेंगे तो Q2 बाय Q1। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 माइनस Q2 बाय Q1। डन। ओके, सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। 1 माइनस ये W, यहां से ये कैसे आया पता चला, W को हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, ऐसा लिखोगे तो ये लिख दिया हमने W को Q1 माइनस Q2, Q1 इसके नीचे, Q1 इसके नीचे, Q1 बाई Q1 1 और Q2 बाई Q1 Q2 बाई Q1, तो वही चीज आ गई हमारी। नाउ अब वापस 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, Q2 बाई Q1 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, 1 माइनस T2 बाई T1 ln V3 बाई V4 ln V2 बाई V1। अभी 2 to 3 एडियाबेटिक जो प्रोसेस थी, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V2 बाई V3, ये याद रख लेना एडियाबेटिक है, वापस जब आएगा तब तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रख लेना, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, V2 बाई V3 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 होल रेज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये रिलेशन है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कौन सी प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ओके, जैसे हमने मैंने पहले भी बताया था, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम ऐसा लिखते हैं PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, याद आया। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल्स टू, PV इज प्रोपोर्शनल टू RT था, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो हम क्या लिखते थे, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये आइसोथर्मल के लिए था, ये किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए है। सबके लिए अलग अलग, अगर हम बोलेंगे आइसोबारिक, तो आइसोबारिक के लिए सपोज R तो कांस्टेंट ही है और ये भी कांस्टेंट हो गया, आइसोबारिक ले ले तो P कांस्टेंट हो गया, V बाकी रहा, ओके V बाकी रहा, R कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वैसा हो गया, प्रोपोर्शनलिटी रखनी तो वैसा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो वही रिस्पेक्ट में देखो V और T कैसे हो गया, आइसोबारिक के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आइसोबारिक के केस में तो देखो यहाँ पर एटलीस्ट तुम ये याद रख सकते हो, V2 है तो यहाँ पर भी T2 है ऊपर, उल्टा नहीं है। उल्टा किस में होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे उल्टा हो गया तो उल्टा होगा, जैसे कि P और V में उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर P है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। तो अगर मैं ऐसा लिखूं इसके केस में V2 बाई V3, ऐसा लिखूं V2 बाई V3, अभी यहाँ पे लिखा क्या है, मैंने लिखा है T2 बाई T3 ऐसा लिखा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मुझे लिखना हो तो उल्टा लिखना पड़ेगा, क्या P3 बाई P2। ओके, वो जब न्यूमेरिकल्स और वो एमसीक्यूज एंड ऑल जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं हिंट दे रहा हूं सो दैट तुम्हें अच्छे से याद रह जाए। ओके, सो V1 बाई V4 तो T2 बाई T1 होल रेज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। एंड देखो V3 अभी यहां से हमें मिल जाएगा, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लिखा 2 to 3 के लिए, और दूसरी एडियाबेटिक प्रोसेस हमारी ये है। दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस में यहाँ पे क्या आ रहा है, T2 बाई T1 होल रेज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, तो वो तो कौन सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि V3 बाई V4 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। ओके, ये रेशियो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है V3 बाई V4, मतलब ये V3 है और ये V4 है, तो V3 बाई V4, ये V3 बाई V4 यहाँ जो वॉल्यूम था और यहाँ जो वॉल्यूम है उसका अगर रेशियो लोगे तो वो उतना ही आएगा, कितना, V2 V1 जितना ही आएगा। अंडरस्टूड, वो जो रेशियो है वो क्या रह रहा है, सेम जैसा ही रह रहा है, V3 बाई V4 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। रेशियो मतलब यहाँ ऐसा समझो कि ये ग्राफ में ये V3 है
V3/V4 इज इक्वल्स टू से है V2/V1। तो क्या कह रहे हैं, V3 सपोज है तुम्हारा 50 मीटर क्यूब और V4 है तुम्हारा 10 मीटर क्यूब, तो रेशियो क्या आया 5 आया। तो यहाँ पर भी वैसा ही आएगा, V2 क्या आएगा, अभी V3 ही तुम्हारा 50 है, ओके, तो ये कितना आएगा, ये सपोज आ जाएगा तुम्हारा 50 है ना, ये ले लो 45, डन, ओके। देखो V3 से तो V2 कम है, देखो V3 से V2 कम है, ओके, और V1 क्या आ जाएगा, तुम्हें 5 लाना है ना, 9 लेना, डन। V1 सबसे कम, देखो V1 सबसे कम 9, 45/9 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं इक्वेशन से, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, ओके। तो वही चीज यहाँ पर है कि दोनों वॉल्यूम के रेशियोज को हम सेम ले सकते हैं। अगर वॉल्यूम के रेशियो को भी सेम ले लिया तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो है ये V3/V4 V2/V1, तो ये पूरा का पूरा रेशियो अगर सेम ही है, ये जो रेशियो आएगा तुम्हारा V3/V2, ये जो देखो ना तुम अभी देखो V3/V2, ये V2 यहाँ आ जाएगा तो V4 ऊपर चला जाएगा, तो V3/V2 इज इक्वल्स टू V4/V1 हो गया। तो देखो V3/V4 इज इक्वल्स टू V2/V1, अगर ऊपर नीचे सेम ही है तो कट कर दो, कट कर दोगे तो वो तो 1 हो जाएगा, वो पूरा का पूरा 1 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1 - T2/T। तो ये है हमारी कार्नोट एंजिन की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ हीट तो हमने निकाल लिया क्या, 1 माइनस से ये क्या था, Q1 - Q2 था, और नीचे Q1 - Q2, तो ये नीचे क्या था Q1, तो 1 - Q2/Q1, और टेम्परेचर के फॉर्म में क्या आ जाएगा 1 - T2/T। अगर तुम्हें हीट गिवन है कि भाई इसमें से न्यूमेरिकल भी आएंगे, वो जब आएंगे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे। क्या देंगे, 4 प्रोसेसेस हैं, तो तुम्हें ऐसा देंगे कि हीट इज एडिंग एट से मतलब जो भी हीट हम ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू है 10 जूल, ओके, तो वो Q1 कितना हो गया 10 जूल, और Q2 की भी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, दोनों की दोनों वैल्यू गिवन है, डाल दो, एफिशिएंसी पता चल जाएगी, सिंपल। अगर हीट नहीं गिवन है, टेम्परेचर गिवन होगा कि हाई टेम्परेचर जो सोर्स है उसका टेम्परेचर ये है से 300 केल्विन, और सिंक है उसका टेम्परेचर है 100 केल्विन, एफिशिएंसी निकालो, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे 300 यहाँ पे 100, तो वो आ जाएगा 3, 1 - 3। अभी ये तो मैंने ऐसे ही रफली दे दिया, लेकिन हमेशा एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1, और परसेंटेज में निकाले तो लेस देन 100 ही आएगी, ऑलवेज, अंडरस्टूड, ओके। तो टेम्परेचर वैसे ही मतलब हमारा देखो यहाँ पे 1 - 3, ये तो मैंने अभी टेम्परेचर के फॉर्म में बोला, इसलिए जो T2 है वो मैंने एक्चुअली उल्टा बोला, क्यों, क्योंकि T2 तो लोअर टेम्परेचर होता है, ओके। मैंने क्या बोला, एक है 300 टेम्परेचर और दूसरा कौन सा है 100 टेम्परेचर, टेम्परेचर के बोले तो केल्विन में बोला, ये केल्विन है ये भी केल्विन है, तो फॉर्मूला क्या हो गया 1 - T2/T1, तो 1 - T2 ये है 100, तो 100/300, ये 0 0 0 0, तो 1/3 0.33 निकालोगे तो एफिशिएंसी 0.3 समझो, चलो तो 0.3 समझो, तो 1 में से 0.3 गया तो 0.7 जैसी आई एफिशिएंसी, अंडरस्टूड। वो ऑलवेज 1 में से कुछ भी माइनस करोगे वो 1 से तो छोटे ही आएगी फाइनल आंसर, ओके। सो दैट इज द थिंग, ऐसे ही एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, ओके। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कार्नोट एंजिन का। क्या है कार्नोट एंजिन, कार्नोट साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्नोट एंजिन क्या है, यहाँ पर फिर आगे ये जो है तुम पढ़ना ज्यादातर, ये देखो जैसे कि कार्नोट एंजिन, तो ये हाई टेम्परेचर ये लोअर टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तुम्हें वर्क मिला, और ये है रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में क्या है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। अरे अभी जो क्लॉजियस ने बोला लोअर टू हायर ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। देखो ये हम वर्क कर रहे हैं, अंदर दे रहे हैं, तो अंदर दोगे तो लोअर टू हायर जाएगा। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, हमने गरम गरम पानी रखा, वो ठंडा हो गया। गरम पानी रखा मतलब जिसका टेम्परेचर गरम इन द सेंस पीने के सेंस में गरम, ओके, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में नहीं तो गरम से ठंडा होने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, टेम्परेचर के सेंस में, ओके। मतलब हमारे पास कितना टेम्परेचर है, से 30 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है। अभी 30 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को हमें करना है 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, ओके। तो 30 से 10 तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, क्योंकि 30 to 10 तो हायर टू लोअर ही है, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट ही 30 पर है,
अगर तुम्हारा एनवायरमेंट 10 डिग्री पे, तो सपोज तुम यही एक्सपेरिमेंट कनाडा में कर रहे हो, तो वहां तुम्हारा 30 to 10 ऑटोमेटिकली हो जाता। जैसे हमारी गर्म चाय यहाँ पे से 90 to 40 ऑटोमेटिकली हो जाती है, 90 to 30, 80 to 30 ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्यों? एटमोस्फियर तक हम आ सकते हैं ऑटोमेटिकली, एटमोस्फियर के नीचे जाना हो तो वापस वर्क डन करना पड़ेगा। अभी जैसे गर्म से ठंडा तो ऑटोमेटिकली आ सकते हैं, जब सपोज मैं यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस वाला पानी रख दूं तो वो 30 पे तो ऑटोमेटिकली आ सकता है, लेकिन 10 डिग्री पे ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता। वो भी आ सकता है कब? जब विंटर में यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो तो 10 पे भी आ सकता है, ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा, तब वो 30 नहीं जाएगा, फिर 30 से भी कम होगा। सिंपल है। ओके, तो वही चीज है, तो यहाँ पर वही चीज पढ़ लेना, ज्यादातर कुछ है नहीं, मतलब 11th के पर्सपेक्टिव से ज्यादा कुछ है नहीं। जो नीट जेडब्ल्यू रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दैट वी विल डिस्कस। ओके, तो इन शॉर्ट अभी कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल का रिवीजन करें। सादी कार्नोट ने अपना इंजन बताया था, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये है हॉट रिजर्वायर T1, ये है कोल्ड रिजर्वायर T2 एंड हियर हीट इंजन इज देयर, जो हमें वर्क आउटपुट देता है। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। The only difference between the normal heat engine and Carnot heat engine is that these processes are reversible in Carnot engine। ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ जो आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से, टोटल 4 प्रोसेसेस है। कौन कौन सी 4 प्रोसेसेस से 1 2 2, तो 1 to 2 कौन सी है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन यहीं पे ड्रॉ कर दीजिए, ये है हमारा पीवी डायग्राम। ओके, तो ये 1 2 2 2 3, 1 2 3 4। फर्स्ट टू सेकेंड आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन जो हो रहा है वो 1 to 2 है। डन। देन 2 to 3, तो 2 देखो ये रिवर्सिबल मतलब क्या? अगर तुम वापस सेम, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो अगर टेम्परेचर तुम सेम रखो और तुम कंप्रेशन करोगे तो वापस तुम 2 to 1 आ सकते हो। वैसा एजम्पशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं, ऐसा एजम्पशन है। क्यों? क्योंकि उसने रिवर्सिबल लिया है इसलिए, लेकिन रिवर्सिबल तो पॉसिबल ही नहीं है, रिवर्सिबल तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, हाँ, तो 2 to 1 वो मतलब 1 to 2, फिर 2 to 3 हमारा क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस है और एक्सपांशन ही है, तो वो हो गया एडियाबेटिक एक्सपांशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, एक्सपांशन तो हो ही रहा है। एक्सपांशन होगा तो तुम्हें वर्क डन मिलेगा। जैसे कि हमारी बाइक है, उसमें पेट्रोल डाला, पेट्रोल का वॉल्यूम छोटा सा था, 1 लीटर का पेट्रोल डाला तुमने, लेकिन अब वो जल रहा है और फिर कंबशन हो रहा है, तो वो 1 लीटर नहीं है, वो कितना ज्यादा मीटर क्यूब में फैलने वाला है, सेंटीमीटर क्यूब में फैलने वाला है। तो वो उसका एक्सपांशन हुआ, गैस बढ़ा। लिक्विड था तब तक तो छोटे वॉल्यूम में था, लेकिन गैस बना तो वो बढ़ गया मतलब वो पिस्टन को धक्का मार रहा है, पिस्टन को धक्का मार रहा है, इसलिए पिस्टन घूम रहा है और हमें वापस मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो एक्सपांशन होता है तब हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है, सिंपल। लेकिन एक्सपांशन ना होता हो तो हमें मैकेनिकल वर्क नहीं मिलता। तो कहां नहीं मिलता? 3 to 4, वो तो कंप्रेशन है। कंप्रेशन में तो हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे हमने पिस्टन सिलेंडर वाला ही अरेंजमेंट लिया था कि ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है। अभी ये मेरा वॉल्यूम V1 है और मुझे ये वाले वॉल्यूम V2 पर जाना है। ओके, तो यहां से यहां मुझे पिस्टन को धक्का मारना पड़ेगा, पिस्टन को मुझे धक्का मारना पड़ेगा, मतलब फोर्स करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। वहां पे मुझे मिल नहीं रहा है, यहाँ पर तो मैं वर्क डन यहाँ पे करूंगा तब जाके मेरा V1 to V2 होगा, मतलब कंप्रेशन होगा। तो मुझे तो वर्क डन चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मैंने वर्क दिया, सिस्टम को वर्क दिया। तो दैट्स व्हाई 3 to 4 में हमें वर्क नहीं मिलता और 4 to 1 में भी हमें वर्क नहीं मिलता। इसीलिए तो हमने नेटवर्क में वो साइन माइनस रखी। क्यों? हमें जो मिलेगा वो प्लस और हमें नहीं मिलेगा वो माइनस। ओके, क्योंकि हमें करना पड़ा ना, तो जितना करना पड़ा वो माइनस भी। तो ये प्लस लेंगे, ये प्लस लेंगे, ये माइनस और ये माइनस, फिर 3 to 4। तो 3 to 4 में वापस क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, एंड 4 to 1 में क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक कंप्रेशन। डन।
क्यों? क्योंकि देखो 3 to 4 कंप्रेशन हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, 4 to 1 वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन ये एडियाबैटिक है और ये आइसोथर्मल। ये 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस को लिखो। अभी सबके लिए वर्क डन लिखो, तो सबके लिए वर्क डन का फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो प्रोसेस 1 to 2 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे? म्यू आर टी लॉग वॉल्यूम का रेशियो। ओके, तो म्यू आर T1 ln V2 by V1। ओके, वो लिख दिया। देन ये फिर इसके लिए भी साथ में लिख लो तो अच्छे से याद रह जाएगा। इसके लिए भी म्यू आर T2 दूसरा टेम्परेचर आ गया, म्यू आर T2 ln, फिर अगर वैसे देखा जाए तो क्या होगा? V4 by V3। ओके, वैसे देखा जाए तो क्या होगा? V4 by V3। तो V4 तो छोटा है और V3 तो बड़ा है, तो साइन कैसी आ जाएगी? माइनस। ओके, वहां माइनस लिखो या फिर नेट वर्क डन लिखो, तब माइनस लिखो, दोनों एक ही बात। दोनों जगह माइनस मत लिख देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर तो तुम्हें ज्यादा वर्क मिल जाएगा, क्योंकि कम हुआ ही नहीं, एक भी माइनस हुआ ही नहीं। चारों 4 प्रोसेस में तुम्हें वर्क मिल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो वो गलती मत कर देना। ये दोनों फॉर्मूला याद रह गए। और इसका फॉर्मूला वो भी म्यू आर टी अपॉन वो गामा माइनस 1 वाला फॉर्मूला, लेकिन म्यू आर टी में क्या है? टेम्परेचर का चेंज है, T1 माइनस T2, हायर माइनस लोअर। तो ये म्यू आर T1 माइनस T2 गामा माइनस 1, दूसरे के लिए भी म्यू आर T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। ओके, लेकिन वापस ये जो वर्क डन है और ये जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, ये जो वर्क डन है पॉजिटिव होगा। देन फिर एफिशिएंसी निकालो, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन। वर्क डन मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट तुम्हें क्या मिला? वर्क डन। इनपुट तुमने दिया क्या था? एनर्जी। कौन सी? Q1, तो नीचे आ जाएगी हमारी Q1। W नेट क्या मिला? तो W नेट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। ओके, और नीचे तो Q1 है ही, तो फॉर्मूला क्या मिल गया? 1 माइनस Q2 बाई Q1। अभी फॉर्मूला को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, एफिशिएंसी के फॉर्मूला को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली याद रह जाएगा, 1 माइनस T2 बाई T1, Q2 बाई Q1 की जगह T2 बाई T1। लेकिन लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? वहां पर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के फॉर्मूला को अगर हम निकाले तो एक्चुअल में क्या होगा? 1 माइनस T2 बाई T1 ln V3 बाई V4 अपॉन ln V2 बाई V1। ये कहां से आया? हमने सब कुछ सम करना था ना, ये नेट वर्क डन पूरा सम किया ना हमने। देखो यहाँ पे वो 2 लिखा ही नहीं, इसलिए फिर यहाँ पे कंफ्यूजन ही होगा ना। ये 2 लिखा ना हमने, तो देखो इसमें से म्यू आर टी और V2 बाई V1, V3 बाई V1, तो यहाँ पर म्यू आर टी, देखो म्यू आर T1 एंड म्यू आर T2 माइनस है, लॉग लोगे V1 बाई V2 ऊपर नीचे कर दोगे तो माइनस साइन आएगा, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है ln V3 बाई V4 ln V2 बाई V1। अब हम प्रूव क्या कर रहे हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम यहाँ पर लिखे V2 बाई V3 तो उसको लिख सकते हैं T2 बाई T3 होल रेज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, वैसे ही दूसरी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। मतलब कहने का मीनिंग शॉर्ट में तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं V3 बाई V4 करूं, उसका जो आंसर आएगा वही आंसर आना चाहिए किसका? V2 बाई V1 का। ग्राफ से ही देख लो, फिर वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, ग्राफ से ही देख लो कि ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये कम है, तो ये ज्यादा और कम का जो भी रेशियो आएगा वही रेशियो आएगा V2 बाई V1 का। खत्म। ओके, वो आ गया तो वहां से ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस T2 बाई T। अंडरस्टूड? थोड़ा सा हम फास्ट गए हैं लेकिन समझ में आ गया। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही हम थोड़ा समझे, अदरवाइज हम और भी थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं, लेकिन समझ में आ गया? पक्का? ओके।